हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेसन 6 दी 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वीडियो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए और फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन रिबेलियन था वो स्टार्ट हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंडियन रिबेलियन ऑफ द 1857 begins mutiny of a species of the British East India Company army on 10th May 1857 in Meerut, UP. This interrupted into other mutinies and civil rebellion nationwide, but was mainly confined to northern and central India. The major battles were fought in towns of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Delhi region. The rebellion almost succeeded and alarmed and scared the British so much that they decided to end the rule of the East India Company and introduce direct rule from London. The revolt is also referred to variously as uprising of 1857, the Sepoy Rebellion or the Sepoy Mutiny, India's first war of independence, the Great Rebellion or Indian Mini, but most usually as a revolt of 1857। जो 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, वो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जो अगेंस्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो सेना थी उसके। यह जो था देश भर में मतलब विद्रोह इसका शुरू हुआ, लेकिन इसका जो ज़्यादातर मतलब सेंटर था वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित रहा। ये जो मतलब लड़ाई जो शुरू हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया तक ही रहेगी। कुछ मेजर बैटल लड़ी गई, जैसे जो लड़ी गई थी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के एरियाज़ में। विद्रोह लगभग सफल हो गया था और अंग्रेज जो थे वो इतना डर चुके थे कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो भारत में समाप्त कर दिया और उसे लंदन से सीधा शासन के रूप में करने का फैसला किया। जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, महान विद्रोह और भारतीय मिनी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। द लार्जली प्रिंसली स्टेट Hyderabad, Mysore, Travancore and Kashmir as well as rebellion become not just as a revolt of soldiers but a general rebellion by the civil population as well. Many leaders such as the Rani of Jhansi, who become famous and let down their life in most cases, joined the revolt, which took on a general character of nationalist movement in India. The rebellion led to the dissolution of East India Company in 1857 and forced the British reorganize the army and administrative system in India. India was thereafter directly given by the crown from London. जैसे कि कुछ बड़ी रियासत जो थी हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर, इन्होंने भी विद्रोह में अपने मतलब विद्रोह किया, लेकिन सैनिकों द्वारा नहीं, इनके आम नागरिकों द्वारा विद्रोह किया गया। झांसी की रानी जैसे कई नेता जो थे प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपनी जान दे दी। ज़्यादातर मामलों में वे विद्रोह में शामिल हो गए थे। विद्रोह के कारण 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और अंग्रेज़ों ने भारत में सेना और प्रशासनिक व्यवस्था को दोबारा से पुनर्गठन किया और भारत उसके बाद सीधे लंदन के ताज द्वारा गवर्न किया गया, जिसे कहा जाता है डायरेक्टली गवर्न फ्रॉम द क्राउन ऑफ लंदन। Major causes of 1857 revolt. It was the morning of 11th May 1857. The city of Delhi had not woken up when the band of sepoys from Meerut, who had killed the European officer the previous day, crossed the Jamuna, set the toll bridge on fire and marched to the Red Fort. वो 11th May 1857 की सुबह थी जब
पूरा दिल्ली शहर सोकर भी नहीं उठा था, तब एक सिपाही की टुकड़ी जो थी वो मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी, जिन्होंने एक यूरोपियन ऑफिसर को पिछले दिन मारा था। और उन्होंने जमुना को क्रॉस करके और टोल ब्रिज में आग लगा के वो रेड फोर्ट तक पहुँचे। जब वो रेड फोर्ट में एंटर करते हैं थ्रू राज गेट, और उनका उन मतलब एक काफ़ी एक्साइटेड क्राउड जो है वो अपील करती है बहादुर शाह सेकंड से, जो कि मुग़ल एम्पीरियर थे लेकिन एक नाम मात्र के राजा थे, जो कि असल में गुलाम थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनके पास सिर्फ उनका नाम, जो माइटी मुग़ल नाम था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही उनकी लेजिटमेसी थी। जिसके कारण जो क्राउड थी वो उनसे अपील करती है कि वो इस मूवमेंट को अपना सपोर्ट करे। बहादुर शाह वैसिलेटेड एज ही वॉज नाइदर श्योर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द सिपॉय नॉर ऑफ हिज एबिलिटी टू प्ले एन इफेक्टिव रोल। बहादुर शाह जो थे उन्हें सिपॉयज़ के इंटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और क्या उनका रोल था ये भी नहीं पता था उन्हें। ही वॉज हाउएवर परस्यूड इफ नॉट कोज टू गिव इन एंड वॉज प्रोक्लेम द शाह हिंदुस्तान, शहनशाह Hindustan. The sepoys then set out of capture and control the imperial city of Delhi. The political agent and other several Englishmen were killed. The public officer either occupied or destroyed. The revolt of 1857, an unsuccessful but heroic effort to eliminate foreign rule, had begun. The capture of Delhi and the proclamation of Bahadur Shah as Emperor of Hindustan gave a positive political meaning to the revolt and provided a rallying point of rebels by recalling the past glory of imperial city. Almost half of the company's strength of 2,32,224 जो सिपाहियों की टुकड़ी दिल्ली की तरफ निकली थी, उन्होंने 1857 में विद्रोह सरकार का दमन किया। मतलब उनके जो भी ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया। इंग्लिश मैन जो थे उनको इस सेना की टुकड़ी ने मारा, और साथ ही साथ दिल्ली पर कब्ज़ा और बहादुर शाह को हिंदुस्तान ने बादशाह घोषित किया। और इसका विरोध जो था वो एक पॉजिटिव वे में एक पॉलिटिकल मीनिंग क्रिएट कर रहा था, जहाँ पर जो वो अतीत के जो गौरव थे उनको याद करते हैं और विद्रोहियों को एक रैली का बिंदु प्रदान करते हैं। वहीं पर जो लगभग 2,32,000 जो सैनिक थे वो कंपनी की ताकत थे कहीं ना कहीं, और अब इस समय वो आधे हो चुके थे, क्योंकि जो ज़्यादातर सेना में जो लोग थे वो इंडियंस थे और वो ही ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में के दौरान जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसकी संरचना किस प्रकार थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्मी में ज़्यादातर जो सिपाही थे वो कॉम्बिनेशन थे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का। और 1857 के विद्रोह के समय कंपनी में लगभग 2 लाख से ज़्यादा भारतीय थे, जबकि ब्रिटिशर्स की संख्या अराउंड 40,000 थी। और सेना को 3 टुकड़ियों में 3 प्रेसिडेंशियल आर्मीज़ में डिवाइड किया गया था, द बॉम्बे, द मद्रास एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बंगाल आर्मी थी उसमें बेसिकली हायर कास्ट के लोगों को अपॉइंट किया गया था सेना में, जो कि थे राजपूत और ब्राह्मण, जो कि उच्च जाति के लोग थे। 1857 में निचली जातियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मद्रास और बॉम्बे की सेना जो थी उनमें सभी जातियों के लोग थे और उसमें उच्च जाति के लोगों के प्रति कोई भी तरीके का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता था। बंगाल सेना में जो उच्च जाति के लोग थे उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था और विद्रोह के दौरान वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उन्हें देखा गया था। और बंगाल की सेना में ज़्यादातर अवध और बिहार के इलाकों में रहने वाले जो उच्च जाति के लोग थे उनको प्राथमिकता दी गई थी। इसका एक कारण ये था कि 1772 में जब वॉरेन हैंगस्टन जो थे कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने, तो जब उनकी नियुक्ति की गई तो उन्होंने कंपनी की सेना में काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया, लेकिन जो बंगाल के सैनिक या सिपाही थे उन्होंने प्लासी की लड़ाई में कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण
वे अंग्रेज़ों की नज़रों में संदिग्ध हो गए थे और ये तय किया गया कि बंगाल से भर्ती करना एक तरीके से सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए अवध और बिहार के जो उच्च जाति के शासक थे जैसे राजपूत और ब्राह्मण, उनको अपॉइंट किया गया सर्विस के लिए। कास्ट एंड रिलीजन सेंसिटिव, इसमें जो जाति और धर्म की पवित्रता थी उसके बारे में, जो कि ब्रिटिशर जो थे वो लोगों के धार्मिक क्रियाक्रम और अनुष्ठानों के प्रति संवेदनशील नहीं थे। वहीं धार्मिक अनुष्ठान के प्रति सम्मान दिखाया जाता था सैनिकों द्वारा, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने के लिए मना कर देते थे और वे अपनी जाति या धर्म के नियमों के अनुसार रहना चाहते थे। जैसे कि समुद्र पार करने वाले विदेशी सेवाओं के लिए वो सज्जे नहीं थे, एक तरीके से वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती समुद्र पार करवा के उन्हें दूसरे देश भेजा गया और लड़ाई लड़वाई गई, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति, जो कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये माना जाता था कि जो बाहर जाते हैं समुद्र पार करके, उनकी जो जाति की पवित्रता होती है वो नष्ट हो जाती है। और जो धीरे धीरे जो सिपाही थे, लेकिन उनको ये सारी शर्तें एक्सेप्ट करनी पड़ी क्योंकि वो उनके प्रति अपनी सेवा दे रहे थे, क्योंकि वो उन्हें उस सेवा की वो तनख्वाह भी दे रहे थे। प्रोफेसर बिपिन चंद्र बताते हैं कि ये निश्चित रूप से सच है कि कंपनी की जो सेना और कैंटोनमेंट थी उनमें जो सेवा की शर्तें थी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गलत थी, क्योंकि वो जो लोग थे सेना में किसी भी धर्म के हों, उनके धार्मिक मतभेदों के, उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति टकराव आ रहा था, क्योंकि कंपनी जो थी उन्हें वो चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रही थी जो उनके धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक ग्रंथों में गलत बताई गई थी। बंगाल की सेना में जो उच्च जाति का प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा था और वे विदेशों में ड्यूटी करने के लिए नाखुश थे। वहीं और सिपाहियों की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो पहली बार 1824 में देखी गई थी, जब बैरकपुर में 47th रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। According to Hindu scripture, crossing the sea means losing the sanctity of the caste. The sepoy therefore refused to comply with the order. The regiment was disbanded and those who led the opposition were hanged. The religious sensibility of the sepoy participated in Hindi-Afghan war were more seriously affected. During the arduous and disastrous campaign, the feeling sepoy were forced to eat and drink whatever came their way. When they returned to India, those at home correctly that they could not have observed caste stipulation and therefore were hesitant to welcome them back into the बिरादरी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, जैसे कि बताया था, समुद्र पार करने का अर्थ था कि जाति की पवित्रता को खो देना, इसलिए सिपाहियों ने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया और इसका विरोध किया। इसके कारण रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और जो सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे थे, जो विपक्ष के नेता थे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहीं हिंदी अफगान युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक थे उनकी धार्मिक संवेदनाओं को उनके जो धार्मिक संवेदनाएं थे वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि मुश्किल समय में विनाशकारी अभियानों के दौरान भागने वाले सिपाहियों को जो कुछ भी मिलता वो उसे खाने और पीने के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें। जब वे भारत लौटते थे तो घर पर मौजूद लोगों को ही सही से पता नहीं चलता था कि वे जाति की शर्तों का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बिरादरी में वापस स्वागत करने में उस समाज के लोगों को संकोच होता था। सीताराम जो कि अफ़गानिस्तान गए थे, उन्होंने खुद को न केवल अपने गांव में बल्कि अपने बैरक में एक तरीके से आउटकास्ट होते पाया, मतलब उनका बहिष्कार किया उन लोगों ने। कंपनी ने वेतन भोगी होने के जो प्रतिष्ठा थी, मतलब कंपनी ने वेतन तो दिया लेकिन जो उनके समाज में प्रतिष्ठा थी, धर्म और जाति में उनका जो स्थान था बनाए, वो उसको बनाए रखने के लिए वो वेतन पर्याप्त नहीं था। रिलेटेड टू एनफील्ड राइफल,
जैसे कि एक ये ह्यूमर फैले थे कि गवर्नमेंट जो है वो सीक्रेट मिशन तैयार कर रही है जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम को कन्वर्ट करना चाहती क्रिश्चियन में। और इसके क्रीडेंस में मतलब इस तथ्य को बल इस तरीके से मिलता है क्योंकि कुछ मिशनरियाज जो थी, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, वो रेजिमेंट कंटोनमेंट में आई थी जिन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया सिपाहीज़ के रिलीजन, जो हिंदुज़म और इस्लाम रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनकी आलोचना की। और वहीं पर 1830s में क्रिश्चियन इवेगल जो थे उन्होंने उनके जैसे कि विलियम कैरे और विलियम विल्बर फोर्स ने कुछ कैंपेन जो थे वो पास किए, जैसे सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन, उसमें सती प्रथा को अबॉलिश किया गया और हिंदू विडोज़ को रीमैरिज के लिए अलाउ किया गया, जिससे कि लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा संदेह हुआ इस बात को लेकर कि ये जो तथ्य है ये सत्य भी हो सकते हैं। और ये ह्यूमर फैले कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ने आटे में बीफ को मिक्स किया है, जिसके कारण जो वेजिटेरियन सिपाही हैं उनकी धार्मिक निष्ठाओं को ठेस पहुंची। और जो इंट्रोडक्शन हुआ था एनफील्ड राइफल्स का, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट प्रोवोकेशन थी। उसमें ये था कि जो कार्ट्रिजेस थी, जो न्यू राइफल बनी थी, उनको पहले मुंह से खींचकर लोड किया जाता था। जो उसकी ग्रीस थी उसको ये माना गया कि वो बीफ और पिग फैट से बनी है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन जो थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। जो आर्मी थी इसने इस तथ्य को नकारने के लिए कुछ भी टिप्पणी नहीं की, जिससे जो ये ह्यूमर थे वो सिपाहियों के मतलब जो सिपाहियों को संदेह था उसको एक तरीके से कंफर्म करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं उनके रिलीजियस और कास्ट एलिगेंस को कन्वर्ट करने के लिए एनिटी में। डिसकंटेंट विद सर्विस कंडीशन, जो सेवा की शर्तें थी उसके प्रति जो सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। ना केवल जो धार्मिक संवेदनशीलताएं थी उनका उल्लंघन किया जा रहा था, बल्कि सेवा के प्रति उनके मन में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था, क्योंकि जो टर्म्स थे उनको बार बार चेंज किया जा रहा था और सोल्जर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपनी सर्विस को दूसरे रीजन में सर्व करें, जैसे कि जिनसे वो कम फैमिलियर थे, जो कि थे बर्मा। जब उन्होंने एंग्लो बर्मा वॉर में अपने आप मतलब अपनी सर्विस दी थी, उस टाइम ये सोचा गया था, उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें काफ़ी मतलब उन्हें थोड़ा ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉरेन सर्विस के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया गया, बल्कि उनके जो नॉर्मल सैलरी थी वो भी उस टाइम पर उन्हें ढंग से नहीं दी गई। पहले सोचा गया था कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं वो जो नई भर्तियाँ होंगी, जो नए सैनिक रिक्रूट होंगे उन पर अप्लाई होगा, लेकिन बाद में ही पता चला कि जो ऑलरेडी सर्विस में है उन पर भी ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगे। वहीं पर साथ ही साथ बंगाल आर्मी को मद्रास और बॉम्बे आर्मी से कम तनख्वाह दी जा रही थी, जो कि जिसके कारण लोगों में ये डर फैल गया कि उन्हें पेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ विद्रोह से 10 महीने पहले ही एक एक्ट को पास किया गया था 25 जुलाई 1857 को, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को इस एक्ट के प्रति लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। Partial success of the revolt. There was no united voice of Indian politically, culturally, or an ethnic term, and there were no many region which are not been connected. एक तरीके से राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीयों की कोई एकजुट आवाज़ नहीं थी, और कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर आपस में वो जुड़ नहीं पा रहे थे। इवन इंडियन सोल्जर अक्रॉस द कंट्री वर नॉट यूनाइटेड इन द रिवॉल्ट। मैनी ऑफ द लोकल लीडर फॉट अमॉन्ग्स्ट ईच अदर रादर देन यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो इंडियन सोल्जर थे पूरी कंट्री के, वो भी एक साथ एकजुट होकर युद्ध नहीं लड़ रहे थे। कई शासक जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने की बजाय आपस में ही लड़ रहे थे।
मैनी रिबेल सिपाही रेजिमेंट डिसबैंडेड एंड वेंट होम रादर देन फाइट। कई जो सिपाही रेजिमेंट थी वो एक तरीके से विघटित हो चुकी थी और लड़ने की बजाय वह घर लौट गए थे। Not all of the rebels accepted the headship of the last Mughal emperor, even though it was mainly symbolic, and Bahadur Shah Zafar had no real control over the mutineers. सभी विद्रोहियों ने एक अंतिम मुगल सम्राट के शासन को स्वीकार नहीं किया था, भले ही मुख्य रूप से वो एक तरीके से प्रतीकात्मक थे यानी कि सिंबॉलिक थे। और बहादुर शाह जफ़र के विद्रोहियों पर कोई एक तरीके से वास्तविक नियंत्रण नहीं था। वो एक अपनी इंडिपेंडेंट होकर जो सिपाही थे वो लड़ रहे थे। The revolt was largely north and central India, while the south-west remained and tested, and the Rajput kingdom of Rajasthan supported the British with men, armies and material. जो विद्रोह था वो मुख्य तौर से उत्तर मध्य भारत में हुआ था, जबकि दक्षिण और पश्चिम के जो इलाके थे उन पर इसका प्रभाव जारी नहीं था। और राजस्थान के जो राजपूत साम्राज्य के राजा जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और उन्हें सेना, जनशक्ति और जो भी एसेंशियल मटेरियल थे वो प्रोवाइड किए। Indeed, it is suggested many revolt occurred in area not under British rule and against native rulers, often for local reason. The revolt was fractured in the line of religious, ethnic and region. ये जो विद्रोह हुए थे वो कई क्षेत्रों में हो रहे थे जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, उनमें भी हो रहे थे क्योंकि वो स्थानीय शासकों के खिलाफ उन युद्धों को कर रहे थे स्थानीय कारणों के लिए। और जो विद्रोह था वो बेसिकली धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित हो चुका था। उसका कोई एक लीडर नहीं था, उसका कोई मोटिव नहीं था विद्रोह का, जिसके कारण जो ये विद्रोह था वो विघटित हो चुका था। One major long-term benefit of the revolt in the term of the growth of Indian nationalism was the common cause that Hindu and Muslim made against the outsider, the British. This was quite significant historically also, even though all of the India did not participate. This was the first major pan-India movement. As we know, the Bengal and Punjab remained peaceful and the entire south remained unaffected. It was not just the soldier or sepoy macro section of the Indian society, from farmer to federal lords, made common cause across class and caste barrier. The sepoy did not seek to revive small kingdom in their region. Instead, they repeatedly proclaimed a countrywide rule of the Mughal and vowed to drive out the British from India as they knew it then. जो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसके संदर्भ में जो ये विद्रोह है वो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये पहला विद्रोह था जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ बाहरी लोग जो कि अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ एकजुट होकर उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। ये एक ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। भले ही पूरे भारत में इसका इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये पहला बड़ा भारतीय अखिल आंदोलन था जिसमें कि जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल और पंजाब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शांतपूर्ण रहे और पूरे दक्षिण भारत अप्रभावित रहा। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया था और नॉर्थ इंडिया था वो उसने इस रिवॉल्ट में पार्ट लिया था। ये केवल ये केवल एक तरीके से सेना का युद्ध नहीं था बल्कि फार्मा से लेकर जो फेडरल लॉर्ड थे उन तक उनका एक उनके खिलाफ युद्ध था जो कि भारतीय समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा था। सिपाहियों ने अपने क्षेत्र में छोटे राज्यों को पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की, इसकी बजाय उन्होंने बार बार मुगल के देशव्यापी शासन की घोषणा की और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की कसम खाई। जैसा कि वो तब जानते थे, जो सिपाही थे उन्होंने एक तरीके से छोटे किसी राजा की मदद ना लेकर बहादुर शाह जफ़र को अप्रोच किया, जिनका जो शासन था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। कंट्री वाइड जो उनका रूल था वो उनकी जो लेगेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसके लिए उन्होंने उसका सहारा लिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध शुरू किया। Outcome of the revolt. The most important consequences of the revolt 1857 was the end of the rule
of British East India Company in August by the British Government of India Act 1858. The company was formally dissolved and its ruling power over India were transferred to the British Crown. A new British government department, the Indian Office, was created to handle the governance of India, and its head, the Secretary of the State, was entrusted with formulating Indian policy. The Governor General of the India was renamed or given a new title called Viceroy of India and was made in charge of implementing the policy device of the Indian Office in London. Another major consequences was the reorganization of the army. The Bengal army dominated the Indian army before the mutiny in 1857, and direct result of the revolt in 1857 was the reduction in the size of Bengali contingent in the army. Of the 67,000 Hindus in the Bengal army in 1842, 28,000 were identified as Rajput and 25,000 as Brahman, a category that included Bhumihar Brahman. The Brahman presence in the Bengal army was reduced in late 19th century because the British believed that they had inspired the start of revolt and had led to mutinies in 1857. The British instead started recruiting more soldiers from Punjab, and Old Bengal army almost completely vanished. These troops were recruited from the caste Hitharto not required by the British and formed the so-called martial races. जो विद्रोह के प्रमुख परिणाम थे उनमें 1857 का जो विद्रोह था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके परिणाम के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का भारत में अंत किया और अगस्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया गया 1858 में, जिसके द्वारा कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और भारत पर जो इनकी सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत के शासन को संभालने के लिए एक नया ब्रिटिश सरकारी विभाग तैयार किया गया, भारतीय कार्यालय बनाए गए और इनके प्रमुख भारत के राज्य सचिव भारतीय नीति तैयार करने में रुचि रखते थे और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उन्हें एक नया नाम दिया गया जिसे भारत का वायसराय कहा जाता था और उन्हें लंदन में भारतीय कार्यालयों द्वारा नीति उपकरण को लागू करने के लिए एक तरीके से हेड बनाया गया। और एक और बड़ा परिणाम ये था कि सेना का पुनर्गठन किया गया। 1857 के विद्रोह में पहले बंगाल सेना ने भारतीय सेना में ब्राह्मण और राजपूतों को लिया था। उसके बाद 19वीं सेंचुरी तक ब्राह्मण की जो प्रेजेंस थी बंगाल आर्मी में उसको कम कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि ब्राह्मण ही थे जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया 1857 के विद्रोह के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मतलब रिलीजियस थे। इसके बाद उन लोगों को कम्प्लीटली वैनिश कर दिया गया और पंजाब से और बंगाल से आर्मी के लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया पंजाब से और ज़्यादातर बंगाल के एरिया से। और इन ट्रूप्स को बाद में ये जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं जैसे कि धार्मिक क्रिया होती हैं उन पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते थे, तो उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने ऐसे लोगों को आर्मी में रखा जो कि विद्रोह ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।